जब ये युद्ध शुरू हुआ था लगभग 3 महीने पहले, तब से आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों को एक एक खबर वहाँ से पहुँचा रहे हैं और आप और हम सब यहाँ के सारे एक्सपर्ट्स जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो सब अलग अलग तरह की बात कर रहे थे। कोई कह रहे थे 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, कोई कह रहा था कि 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, महीने भर में ख़त्म हो जाएगा। अब तो 3 महीने गुजर चुके हैं। ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है युद्ध, राजेश? देखिए सईद, जो हम इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनको मैं भी सुन रहा था, वो उन्होंने इस युद्ध को हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान चीन के युद्ध के प्रिज्म से देखा, उस नजरिए से देखने की कोशिश की और इसलिए ज्यादातर इसमें गलत साबित हुए। देखिए, ये युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें रूस के पास अगले 3 महीने तक लड़ाई लड़ने की काबिलियत है। और जिस तरह का, देखिए मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, आज जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आज वो एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं ब्रुसेल्स में, यूरोप के अंदर 50 देशों के आर्मी हेड्स की। वहां वो ये फैसला करेंगे कि क्या क्या जरूरतें हैं यूक्रेन फौज की इस वक्त लड़ाई में और क्या क्या उनको नए हथियार या एम्यूनिशन दिया जाए ताकि वो लड़ाई कंटिन्यू कर सके। तो इससे ये लगता है कि रूस के पास काबिलियत पहले से है और पश्चिमी देशों ने मन बना लिया है कि वो यूक्रेन को ये काबिलियत मुहैया कराते रहेंगे ताकि युद्ध लंबा खींचे। और इसको देख के ये लग रहा है कि युद्ध नियर फ्यूचर में खत्म होने वाला नहीं है, महीनों तक चलेगा, हो सकता है साल से ज्यादा निकाल जाए। सईद, तो इसका मतलब ये हुआ राजेश, हालांकि ये सच्चाई भी है, आप भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन एक मोहरा है और अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर रूस से लड़ रहे हैं। देखिए सईद, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए, यहां की जो स्थिति है उसको समझने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स समझने पड़ेंगे। इस युद्ध में सिर्फ 2 आर्मीज नहीं लड़ रही हैं, सिर्फ 2 मुल्क नहीं लड़ रहे हैं, 2 साइकोलॉजीज भी लड़ रही हैं। देखिए, रूस में मैंने यहाँ बहुत से लोगों से बात की, मिलिट्री ऑफिसर से बात की यूक्रेन आर्मी की, और मैं उसको यही पूछता हूं कि क्या मिलेगा यूक्रेन को आखिर में। इतने लोग मारे जा रहे हैं, हर रोज 200 से 300 सैनिक हताहत हो रहे हैं यूक्रेन के, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, आपको क्या मिलेगा इसके अंत में। तो उनका यह कहना था कि हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन हम रूस की दादागिरी स्वीकार नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। और अगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हमें यह हुक्म भी देता है कि लड़ाई बंद करें तो हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये एक आदमी मुझे नहीं बोली है, ये मुझे कई मिलिट्री ऑफिसर्स ने बात बोली है अलग अलग। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लोगों की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं और लोग मरने तक के लिए तैयार हैं। और ये देखते हुए भी कि यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो रहा है, फिर भी वो लड़ाई जारी रखना चाह रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी इमोशंस हैं जो उनको ड्राइव कर रही है और परिणाम दिखते हुए भी वो लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है। सईद, ये राजेश बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि इस तरह की बातें हम लोगों को यहाँ इतनी दूर बैठकर पता नहीं चल पाती। और क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ के सैनिकों से, वहाँ के डिफेंस ऑफिसर्स से बातचीत कर रहे हैं और इसलिए ये आज हमें पता चला। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक परसेप्शन हम लोगों इंडिया में या रूस यूक्रेन से अलग लोगों में बन रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी हठधर्मी के कारण, अपनी जिद के कारण यूक्रेन के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल सही। देखें, युद्ध एक अकेला राष्ट्रपति युद्ध नहीं लड़ सकता। जब तक जनता आपके साथ नहीं है, सेना आपके साथ नहीं है, आप युद्ध नहीं लड़ सकते। तो अगर ज़ेलेंस्की के फैसले जनता मंजूर कर रही है, सेना उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सब उसके साथ हैं। और देखिए, ज़ेलेंस्की को बहुत लोगों ने कमजोर आंका था शुरू में, वो एक बहुत अच्छे वॉर लीडर साबित हुए हैं। पूरी दुनिया की वर्ल्ड ओपिनियन उन्होंने रूस के खिलाफ करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। पश्चिमी देशों पे जो रूस को यूक्रेन को मोहरा समझते थे, उन्हें फोर्स करने में कामयाब रहे हैं कि वो आर्थिक मदद दे, सैनिक मदद दे। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की छोटे बड़े अगर फेलियर्स भी हुए हैं तो सफलताएं भी उन्हें जरूर मिली हैं। लेकिन वही सवाल जो आपने आखिर में बोला कि क्या वो तबाह होते देखते हुए भी युद्ध को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, और ये बहुत से लोगों की समझ से परे है कि यहां भावनाएं इन्वॉल्व है। और देखिए, जब इमोशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो रीजन क्लाउड हो जाता है, आपका जो रीजनिंग पावर कमजोर हो जाती है और हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं परसों यहाँ एक नागरिक से मिला हूं, उसका एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त है, वो परसों शहीद हुआ था डोनबास के एरिया में, वो रो रहा था। मुझे वो एक बार में मिला, वो रो रहा था और मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, तो उसने बोला कि मेरा आज दोस्त है जो आज मारा गया है, वहां पे युद्ध में शहीद हो गया है। तो मैंने उससे थोड़ी देर बैठ के बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि भावनाएं क्या है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि युद्ध गलत है, युद्ध बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिल में रूस के लिए एक नफरत और एक बदले की भावना भी है। और ये सारी इमोशंस मिलके एक
ड्राइव पैदा कर रही हैं जिससे युद्ध रुक नहीं पा रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक शेडो कैबिनेट है, कुछ ऐसे लोग हैं ज़ेलेंस्की के आसपास जिसको जनता नहीं जानती, जो फेसलेस हैं, लेकिन सारे फैसले वो लोग कर रहे हैं और वो लोग इस युद्ध को रुकने नहीं देंगे।